अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हसन लियाकत। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें डिस्कस होने वाली हैं। सबसे पहले एशिया कप के हवाले से बात होगी, जिसका कल स्केड्यूल भी आ चुका है और एक सेरेमनी भी हुई जिसमें ट्रॉफी को रिवील किया गया। इसके अलावा उस सेरेमनी से बड़े बड़े क्रिकेटर्स वकार यूनुस, अब्दुल रहमान वहाँ पर मौजूद थे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब वहाब रियाज थे। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ थे। एजाज चीमा को बुलाया गया, जो उनका एक एशिया कप का ओवर था, उसको भी याद किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर सीरीज की बात की जाए तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी और बड़ी कन्विंसिंग शिकस्त थी ये। और इस तरह लग रहा था जिस तरह गाल में जो है पाकिस्तान ने चारों के चारों या पांचों के पांचों दिन राज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान से बड़ा कन्विंसिंगली यह तमाम तर मार्का जीता है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। उसमें भी एक कंट्रोवर्सी आ गई। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर भाई साहब। शाकिर, आपको वेलकम करते हैं। और भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुनंदन लेली साहब, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के विजिट भी कर चुके हैं। और आज हमने कहा जी कि इनसे पूछें कि क्या चल रहा है सरहद के उस पार। लेली साहब, मैं शाकिर को जो है वो बाद में टाइम दूंगा, पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये बताइएगा कि एशिया कप की जो कल सेरेमनी हुई वो पाकिस्तान में हुई, लाहौर में हुई, और उसमें स्केड्यूल भी अनाउंस होना था। फिर ज़का अशरफ साहब ने ट्रॉफी की रोनमाई भी की, लेकिन उससे पहले ही जय शाह साहब ने पर्सनल ट्वीट कर दिया और उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है कि ये ट्वीट क्यों किया गया। कम से कम थोड़ी सी सब्र कर लेना चाहिए था, एक आधे घंटे का तो मसला था सारा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो हक जो था वो होस्ट को है तो पीसीबी को वो मिलना चाहिए था कि भाई वो जो ऐलान करना था, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये शेड्यूल है, इंडिया पाकिस्तान का मैच ये दिन होगा, तो ये सब जो है वो होस्ट का होता है, तो ऐलान एक्चुअली पीसीबी से मंजूर होता ज्यादा। ठीक, तो ये जय शाह साहब के जो ये ट्वीट था, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये घंटा तो डिले हो सकता था। बिल्कुल डिले हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो सबके हैरानी की बात है कि चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे आईसीसी हो, इसमें जो मेलजोल होना चाहिए ना, वो मेलजोल नहीं हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है शाकिर, आप क्या समझते हैं? कल जो ट्वीट आया और आप काफी गुस्से में भी लग रहे थे, कल आप ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी इस हवाले से आपने बात की है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो पहले जय शाह साहब ने ये किया कि इवेंट ही पाकिस्तान का था, सिर्फ भारत ने ना आने का ऐलान करके उसको जो है वो उसका जो होस्टिंग एक हुकूक थे पाकिस्तान के, उनको सबोताज किया और हमें मजबूरन हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना पड़ा। लेकिन शायद जय शाह उससे भी खुश नहीं हुए और उन्होंने एक छोटी हरकत की है कि बड़े ओहदे पे आप बैठे हुए हैं, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, और ये कैसे हो सकता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पीसीबी उसको होस्ट कर रहा है, और वो एक सेरेमनी पूरी जिसका एक दिन पहले से ऐलान हो चुका है कि ये सेरेमनी होगी, ये स्केड्यूल ऐलान होगा, ट्रॉफी को अनवील किया जाएगा, सारा कुछ तय था। और ये नहीं हो सकता कम्युनिकेशन गैप के जय शाह को इस हवाले से इल्म हो। मेरा ख्याल है कि वो हर जगह पर अपनी बर्तरी को जो है वो सो कार्ड जो उनकी अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास क्योंकि बड़ा ओहदा है, मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह हूं, तो हर जगह मैं अपने आप को जो है वो ऊपर रखूं। और मेरे ख्याल 30-35 से 40 मिनट का टोटल फर्क था। आपको बहुत ही जरूरी था आपसे ये करना, तो आप कम से कम सिमिल्टेनियसली कर लेते। जो ही यहाँ अनाउंस हो रहा था आप साथ ट्वीट कर देते। इवन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की अपना ट्विटर है उस पर भी लेट हुआ, लेकिन जय शाह को पता नहीं क्या इस पे जो है, जिस तरह हम जो लेली भाई मेरे से एग्री करेंगे, जिस तरह हम रिपोर्टर्स होते हैं ना, कुछ स्टोरी हाथ लग जाए तो कोशिश होती है दूसरे से जरा पहले मैं ब्रेक कर लूं, मैं ये ब्रेकिंग स्टोरी दे दूं। कुछ ऐसी हरकत जो है वो जय शाह ने की और जय शाह को ऐसा करना चाहिए। अब मैं इसका कंपैरिजन यूं देता हूं कि पिछले दिनों आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड कप, पिछले दिनों आपने उसका स्केड्यूल ऐलान किया, एक रंगारंग तकरीब हुई, बड़ी जबरदस्त बीसीसीआई ने उसको सेलिब्रेट किया। आप कभी सोचें कि आपकी तकरीब से आधा घंटा या घंटा पहले जो है वो आईसीसी हेड जो है वो एक ट्वीट कर देते, या वसीम खान वहाँ एक्स-पीसीबी के जो हैं वो एक ट्वीट करके उसको अनाउंस कर देते, तो आप पे क्या गुजरती? तो मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी हरकत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम चाहते, मैं वन ऑफ द सेन वॉइसेस इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है उनका एडवोकेट हूँ। यहाँ हम कहते हैं कि हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं, वो खास करके स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके बावजूद मैं इसको बड़ा सख्ती से कंडेम करता हूँ कि छोटी हरकत है। जय शाह को समझना चाहिए कि वो एक बड़े मुल्क के क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, पर उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड बनाया गया है। उसूलन तो उनको यहाँ लाहौर आना चाहिए था कि यहाँ आकर वो इन्वेलिंग करके चले जाते, ट्रॉफी की यहाँ अपनी प्रेजेंस देते। उन्होंने ये भी नहीं किया, उल्टा पाकिस्तान का जो राइट था, जो उनका एक हमारा एक इतनी जबरदस्त सेरेमनी थी जिसमें हमने स्टार स्टडीड सेरेमनी थी, हमें उसे लाइव स्ट्रीम किया गया सब कुछ, और उसका सारा का सारा जो एक ग्लैमर था या जो उसका सारा क्रेज था वो उसे एक ट्वीट ने जो है वो जाया कर दिया, जिसके बड़ा हमें बड़ा दुख है लेली साहब।
लिली साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा यार कि जो बोल रहे हो आप वो ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात थी कि होस्ट का ये हक होता है, वो हक मिलना चाहिए था। तो अब ये अगर आसानी से कर जाते, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि अगर ये मेलजोल ठीक रहेगा, अगर ये कॉन्वर्सेशन होता रहेगा, अगर बातचीत होती रहेगी ना, चाहे वो फोन पे हो, चाहे स्काइप पे हो, चाहे ईमेल पे हो, और इसमें सब लोगों का साथ होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ना कि सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये मसला आगे जाके वर्ल्ड कप के बारे में भी हो सकता है। इसलिए ये मेलजोल होना बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं हो रहा है, जिसका कारण से ये गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, लिली साहब आपसे सवाल करूंगा, फिर बाद में मैं शाकिर से भी ये सवाल करना चाहूंगा। सबसे पहले, बीइंग ए फैन ऑफ द गेम, इंडिया को निकाल दें आप थोड़ा सा बाहर और पाकिस्तान को बाहर निकाल दें। आपने 2004 में भी विजिट किया, इसके अलावा 2006 में भी आप पाकिस्तान आए, फिर 2008 में आप एशिया कप कवर करने पाकिस्तान आए। तो क्या आप समझते नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, इसको आपको इंडिया में इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं इंडिया के। हम पाकिस्तान में तो ये बात करते ही जा रहे हैं कि जिस तरह एशिज हो रही है, जिस तरह एशिज जो है वो तमाम तरह रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, तो ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस क्यों नहीं हो रहे? क्या सीरीज हमें डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस सीरीज इस तरह की नहीं होनी चाहिए, या वर्ल्ड कप में या एशिया कप में हमें आना जाना नहीं चाहिए? मैं हमेशा एक ही ये बोलता हूँ, उदाहरण दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई और जोरू के भाई में फर्क होता है। वैसे क्रिकेट और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क होता है, और इसके कारण ये एशेस वगैरह सब ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर शाकिर भाई भी थे, हम भी थे, मेलबर्न में जो माहौल बन चुका था इंडिया और पाकिस्तान मैच का, वो कोई जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच में जो मजा आता है वो कौन से भी क्रिकेट में आता नहीं, क्योंकि जो राइवलरी होती है उससे उभर कर जो बेस्ट क्रिकेट आता है वो देखने के लिए दुनिया दंग हो जाती है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि 100% इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होना चाहिए। दोनों मुल्कों को ये क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ यूज करना चाहिए। जो गिले शिकवे है, बैठो बात करो, जो कुछ भी है, लेकिन आस्ते आस्ते ये सब होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये चीज अगर नहीं हुई तो ये जो अंतर है, ये जो फासला है वो बढ़ता जाएगा, और वो बात दोनों मुल्कों के लिए अच्छी नहीं होगी। शाकिर, जैसा लिली साहब ने भी कहा कि वो आप मेलबर्न की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जहां पे भी होते हैं, अब राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की है, और हमारे क्रिकेट से रेवेन्यू कभी मेलबर्न कमा रहा है, कभी लॉर्ड्स कमा रहा है, अब श्रीलंका वाले कमाएंगे। सो कमाई कोई और करे, और मजे जो है वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की दुनिया ले रही है। जी बिल्कुल, लिली साहब ने मुझे 2019 की भी याद दिला दी, जब ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना था और एक्स्ट्रा स्टैंड्स लगाए गए थे उस ग्राउंड में सिर्फ शायकीन के लिए, और मैं देख रहा था कि इतना बड़ा क्राउड, और इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच है, दुनिया के किसी कोने में हो वो। इवन जिस तरह आपने रिसेंट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी की बात की, एमसीजी में मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया फाइनल जो खेला, जो ऑस्ट्रेलिया के अपने मैचेस थे उस पर इतना क्राउड नहीं था जितना इंडिया पाकिस्तान मैचेस पे क्राउड था, और वो एक लग रहा था कि कहीं या तो ये कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है, या कहीं ये कोलकाता में मैच हो रहा है, या दिल्ली के किसी स्टेडियम में मैच हो रहा है। इस तरह के शायकीन आते हैं, वो रेवेन्यू भी होता है, और एक गेम को जो है वो एक नई जिंदगी मिलती है इंडिया पाकिस्तान के मैच से। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हम आपस में अपने रीजन में, अपने मुल्कों में ये नहीं खेल रहे, दूसरों को दूसरे इलाकों में जाके खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी बर्फ दोनों जानिब पिघलनी चाहिए, और इसकी में बुनियादी रोल आपका है, हमारा है। हमें इस पे अपना रोल, जो पॉजिटिव आप बड़ी जबरदस्त एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी आपकी जो है वो एक अप्रोच है इस सारे सिस्टम को लेकर, और आपका 25, 30, 40 साल का तजुर्बा है क्रिकेट को कवर करते हुए, आपके बड़ी गहरी दोस्तियां पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ, वो भी हम आपसे जो है वो उसका जरूर पूछेंगे लेटर ऑन इस शो में। लेकिन ये बात आपकी बड़ी जबरदस्त है कि हमें अपने पॉलिटिकल या मिलिट्री डिफरेंसेस हैं उनको एक साइड पर रखकर जो क्रिकेट के डिफरेंसेस उसको खत्म करें, इसको करीब लें, और जब क्रिकेट खिलाड़ी और उसके साथ साथ दोनों तरफ से स्पेक्टेटर आए जाएंगे तो मेरा ख्याल है हालात नॉर्मलाइज होने के ज्यादा करीब और जल्दी से आएंगे। तो इस चीजें, इसके लिए हमें जो खास करके हम मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, इनको बार बार तवातर के साथ टाइम एंड अगेन बात करनी चाहिए कि जो देखिए जय शाह की सबसे बड़ा उनका जो एक मैं समझता हूँ क्वालिफिकेशन है बीइंग चेयर बीसीसीआई में जो उनका रोल है या एसीसी में, वो अहमद शाह के बेटे हैं। मेरा ख्याल उसके अलावा उनकी कोई बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट उस तरह से नहीं है कि वो इतने बड़े ओहदों पर मौजूद हों। तो मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, उनको इतने ओहदों पर नहीं रखना चाहिए ताकि वो खेल में सियासत को लाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। प्रोफेशनल क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर या कोई गैर मुतनाज़ा
न्यूट्रल किस्म की जो शख्सियात होती हैं उनको इस तरह के अहम जो है वो ओहदों पर रखना चाहिए, क्योंकि लेली साहब मेरे से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट इज नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, इट्स समथिंग मोर देन स्पोर्ट्स। इवन मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट रिलीजियसली फॉलो की जाती है। इतना लोग जो है वो रिलीजन के साथ उस तरह से नहीं जुड़े हुए जितने क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों को जो है वो बाय पार्टिजन, बिल्कुल न्यूट्रल और किसी भी पॉलिटिकल डिफरेंस से हटकर जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि इससे आप पाकिस्तान में, इंडिया में कोई बड़ा गम हो, दुख हो, परेशानी हो, हम कुछ अरसे से जो है वो टेररिज्म और दूसरी मामलात में थे, इवन सैलाब आते हैं, वहां भी इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जब कोई क्रिकेट मैच जीती है पाकिस्तानी टीम या इंडियन टीम, तो वो लोग, उस दोनों देशों के लोग वो चीज अपना गम दुख बोल के उनको एक जो है वो खुशी मिलती है, एक जो उस गम से वो निकलने का मौका मिलता है। तो इस चीज को हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने 1.5-2 अरब की जो हमारी आबादी है दोनों मुल्कों की, उनमें खुशियां लाने के लिए, उनमें बेहतरी लाने के लिए और इस रीजन में अमन अमान और तरक्की लाने के लिए। लिली साहब, जब भी हम किसी इंडियन पत्रकार से, सहाफी से मिलते हैं या फिर इंडियन क्रिकेटर से मिलते हैं, हमें बड़ी मोहब्बत मिलती है, और इसी तरह आप लोग जब पाकिस्तान में आते हैं आपको बड़ी मोहब्बत मिलती है। लेकिन ये पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे इस तरह के बने होते हैं, और एक परसेप्शन पाकिस्तान में भी है। मैं इस परसेप्शन के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया बहुत तगड़ा हो चुका है। कमर्शियल एस्पेक्ट्स देख लें, आपकी ब्रांडिंग देख लें, आपकी क्रिकेट देख लें, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, स्पेशली आईपीएल के बाद तो इंडियन क्रिकेट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये भी एक परसेप्शन पाया जाता है कि इंडिया जानबूझ के नहीं आ रहा, क्योंकि वो जब पाकिस्तान आएगा तो डेफिनेटली उनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो है, उनकी मार्केटिंग, सारी चीजें पाकिस्तान में आएंगी। सो ये चीजें भी थोड़ा सा इंडियन बोर्ड को अब देखनी चाहिए, लेट इट गो, क्योंकि मार्केटिंग तो इनके पास भी है, पीएसएल वालों के पास भी, पाकिस्तान बोर्ड के पास भी है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो कम से कम 25-30 तो ये भी कमा लेते होंगे। भाई साहब, ये पैसे की बात मुझे बिल्कुल 0% लगती है। मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन एक दो चीज सिर्फ मैं बता देता हूं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहली बार तक संभाला, 2014 की बात है, तो पहले स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को शरीक होने के लिए बुलाया था। उसके बाद भी एक बार मोदी साहब जब कहीं अफगानिस्तान या कहीं तो गए थे, और नवाज शरीफ साहब के घर में कुछ तो शादी थी, तो वो अपने आप बिन बुलाए चले गए थे। तो ये पहल उन्होंने की थी, वो पहल पीछे रह गई, कारण कुछ भी, लेकिन वो बगैर वीजे के आए थे, ये भी देखें आप। वही मैं शाकिर बोल रहा हूं यार, कि अगर ये पहल हो चुकी थी तो मेरा यही कहना है कि भगवान करे, अल्लाह करे, क्रिकेट करे, कोई भी करे, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, और वो अगर पहल करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जा सकते हैं, एक दूसरे से बात हो सकती है। अगर बात करने के लिए इनको वक्त मिल गया, एक दूसरे के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ गए, और फिर बात एक है तरक्की की तरफ अगर दोनों मुल्क चले गए, तो कुछ भी हासिल हो सकता है। शाकिर, हमें सरहद पार से जो भी जर्नलिस्ट ज्वाइन करते हैं, आज मुझे लिली साहब से बातें सुन के थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट भी नजर आ रहा है, नहीं तो वहां से भी एक शोर होता है और हम भी यहाँ पे एक शोर करते हैं, और उस शोर के नतीजे में कुछ जो डिस्कशन होती है वो कहीं वेवर्ड हो जाती है, बस वो तू मैं वाली हो जाती है। आज लिली साहब भी बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए जिससे इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान के जो एशिया कप के मुकाबले हैं, वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं, वो इन्हीं देशों में हो सके, और ताकि हम लोग जो है अपने सुपरस्टार्स को सिर्फ टीवी पे नहीं बल्कि ग्राउंड्स में भी जाके देख सकें। शाकिर जी बिल्कुल, ये इसी तरह हो सकता है जैसे हम, जिस तरह लिली साहब ने बात की, और वो ऐसी पॉजिटिव जो वॉइस हैं वो मीडिया में, क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का बहरहाल बड़ा रोल है सर। क्रिकेट को, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर नहीं चल रही। यहाँ वहाँ भी पॉलिटिकल लोग जो है वो अपॉइंट हो रहे हैं बीसीसीआई को हेड करने के लिए। यहाँ भी हमने देखा पिछले 1 साल में 3-4 चेयरमैन चेंज हुए सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के ऊपर। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जो है वो पॉलिटिक्स से पाक होना चाहिए, और क्रिकेट को एज अ खेल, एज अ इंडस्ट्री या एज अ डिप्लोमेसी का टूल, क्रिकेट माजी में इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर भी यूज होती रही है, तो इस फ्रंट पे इसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई इलेक्शंस दोनों देशों में कहीं ना कहीं करीब होते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ा दी जाती है, टीमें आना जाना नहीं जा रहे, नहीं आ रहे, पिच उखाड़ देंगे लाइक दिस, तो ये यूज हो रहा है। इसका यूज बंद होना चाहिए, और इसका बंद यूज तभी होगा जब मीडिया, आम लोग, सिविल सोसाइटी इस पर बात करेंगे, और उन लोगों को रोकेंगे, उनको स्नब करेंगे जो क्रिकेट रिलेशन या स्पोर्ट्स रिलेशन को अपनी सियासत के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लिली साहब बार बार पाकिस्तान आ चुके हैं। जब ये जो आप 2 डेकेड पहले का अगर देख लें, तो उस वक्त बायलैटरल सीरीज होती थी, जो हमसे पहले की जो हसन और आप और हमारे से पहले की जो लॉट है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, दोनों तरफ से इनको बड़े मौके मिलते थे। आप लोग इधर आते थे लिली साहब, यहाँ से लोग जाते थे, लेकिन मेरी जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है,
जिसने स्पोर्ट जर्नलिज्म पिछले 10-12 साल से शुरू किया है, उनको बहरहाल आप हम डिप्राइव्ड हैं इंडिया जाने से और इंडियन वो जो लॉट है इधर आने से। जब भी न्यूट्रल वेन्यू पे कहीं हमारी मुलाकातें होती है तो वहां भी जितना भी नई लॉट आई है क्रिकेट एक्सपर्ट की या जर्नलिस्ट की, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो इस सिलसिले को बहाल होना चाहिए ताकि हमें भी कोई मेमोरी मिले, क्योंकि हम आपसे मेमोरीज जरूर जानना चाहेंगे 2006 की, 8 की, 4 की। आपके जो मुझे याद पड़ा है, हमारे क्रिकेटर खासकर आजकल राना नवीद हसन दोबारा खबरों में उन्होंने सहवाग के हवाले से एक बयान भी दिया है, तो आपके मोहम्मद आसिफ से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे राना नवीद हसन से, तो कुछ वो भी यादें शेयर करेंगे, कौन कौन से अच्छे दोस्त रहे, क्या पाकिस्तान के आपके टूर्स की यादें हैं? जी लिली साहब। क्या कहूँ, 2004 में एक बड़ा टूर हमने किया था, 2006 में किया था। 2006 की बात अगर एक सिर्फ वाकया आपको बता देता हूँ कि हम लाहौर में ही थे और नवेद राणा का फोन आ गया कि भाई आप क्या कर रहे हो आज। मैं बोला ज्यादा कुछ नहीं, तो रिपोर्ट जल्दी खत्म करो, हमें कहीं जाना है। तो अगर कोई क्रिकेटर बोलता है कहीं जाना है तो पूछने का बात ही नहीं होती कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कब वापस आना है, बात ही नहीं होती। तो मैं रेडी रह गया। उन्होंने मुझे बुलाया था अपने एकेडमी जो है आपकी नेशनल एकेडमी, वहां उन्होंने बुलाया था। और शोएब मलिक, नवेद राणा और मोहम्मद आसिफ, हम 3 लोग गए थे एक गाड़ी में। लाहौर से हम गए थे सियालकोट। उस सीजन में शायद सियालकोट ने कुछ तो बड़ा ट्रॉफी जीता था, चाहे वो कायदे आजम होगा या वो फैसल कप था जो नेशनल कप था, जीता था। हाँ, तो वो उन्होंने जीत लिया था और उसका सेलिब्रेशन, वो टीम का सेलिब्रेशन सियालकोट में होने वाला था। और ये तीनों मुझे लेके गए। बीच में कहीं तो हम पानी लेने के लिए कहीं तो रुक गए, तो पानी लिया और बाहर हम आ गए, तो बाहर एक जलेबी की गाड़ी थी। तो ये तीनों बोले कि अरे यार गरम जलेबी खाएंगे। मैं बोला हाँ क्यों नहीं खाएंगे। तो वो तो पगला गया यार, जो गाड़ी लेके बैठा था वो तो पगला गया कि 3 हीरोज उसके सामने। और उन्होंने बोला ये हमारे हिंदुस्तान के दोस्त है, अच्छी जलेबी बनाओ। वो बोला आप रुक जाओ, मैं अंदर जाके आता हूँ। ये सोच रहे थे कि अंदर क्यों जा रहे हैं, तो अंदर जाके वो देसी घी का डब्बा लेके आया और उसके बाद उसने देसी घी में हमें गरम गरम जलेबी खिलाई और उससे हम आगे गए। और सियालकोट में जो सेलिब्रेशन हुआ है, भगवान क्या जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ वो टीम का। और तब मुझे मौका मिला था सियालकोट का जो स्पोर्ट्स की फैक्ट्रीज है, चाहे एमबी हो, चाहे सीए हो, मलिक ब्रदर्स हो, ये सब फैक्ट्रीज भी मुझे देखने को मिल गई और वो सेलिब्रेशन में मुझे शरीक करने का मौका मिल गया। प्रॉब्लम सिर्फ यार एक ही हो गया कि शोएब मलिक ने, ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको बोला कि हम सेलिब्रेशन में बिजी होंगे स्टेज पे, ये हमारे हिंदुस्तान के मेहमान है, इनके ऊपर ख्याल रखिएगा। मैंने सोचा यार हाँ ध्यान दे दो इसके ऊपर, इतना ठीक है, ये ख्याल रखिएगा पाकिस्तान में क्या होता है। बाद में मुझे पता चला क्योंकि इतना प्यार से उन्होंने खाना खिलाया कि मैं उधर ही सोने वाला था। लेकिन ये यादें ऐसे है ना, मैं कभी भूल नहीं सकता। लिली साहब, हम भी ये चाहते हैं कि हम भी कभी हमें भी मौका मिले, हम भी इंडिया से ऐसी यादें लेके आए ना, तो इसलिए हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि संबंध दोबारा बहाल हो, ये ताल्लुकात बहाल हो, आना जाना बढ़े। मैं बड़ी बेचैनी से इंडियन वर्ल्ड कप जो होना है उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं भी एक बात ऐड कर रहा हूं, इसका जवाब आपसे चाहूंगा। हम रावलपिंडी स्टेडियम में थे, मैच कवर कर रहे थे, तो वहां पे बात हुई नेक्स्ट जो फ्यूचर टूर्स थे, किसी ने कहा जी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लेकिन वहां पे बैठे आई थिंक 80 लोग थे, तो अगर 50 की मैं बताऊं तो 50 के 60 लोग ये कह रहे थे कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं। तो मोहब्बतें तो इतनी ज्यादा हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के टाइम जरूर मौका मिलेगा आप लोगों को आने के लिए, इसलिए बैग पैक करने के लिए आप चालू कर दो। मेरे ख्याल से वीजे हो जाएंगे, चाहे वो रेस्ट्रिक्टिव हो, जैसे हमारे 2004 में थोड़े से रेस्ट्रिक्टिव वीजा थे, लेकिन वो बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर भी निगरानी रखी जाती थी, आपके ऊपर भी रखी जाएगी। लेकिन ये सब बातें बहुत, मेरे ख्याल से बहुत छोटी है। जो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको इंडिया आने का मौका मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, वीजे लग जाएंगे ऐसा मेरा कहना है। तो इसलिए मैं भी वेट कर रहा हूं कि भाई आप आ जाओ, आपकी भी खातिरदारी हम करेंगे। ठीक, लिली साहब आखिरी सवाल आपसे करूंगा। एशिया कप में तो चले आपकी टीम नहीं आई, उसके हवाले से आपके पॉजिटिव ही रिमार्क्स थे। क्या आप समझते हैं कि आईसीसी का एक इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट? क्या इंडिया की टीम एक दफा फिर सिक्योरिटी के रीजंस बनाएगी या फिर आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए वो आएंगे पाकिस्तान? मेरे ख्याल से आएंगे, ख्याल से आएंगे क्योंकि वो बड़ा मौका होगा और तब तक बहुत सा
पानी जो है वो मेरे ख्याल से पुल के नीचे से चला जाएगा। जो कदम उठाने चाहिए दोनों सियासत वालों को वो उठाए जाएंगे और 25 में मेरे ख्याल से आप ये साल हिंदुस्तान आ जाइए, 25 में हम पाकिस्तान आ जाएंगे। मैं तो वेट कर रहा हूं। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुदान लिली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे लिली साहब। गाय बगाए आज आपसे बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई और शाकिर अब्बासी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इंशाल्लाह यहां पर जाता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो श्रीलंका और पाकिस्तान के माबेन जो टेस्ट मैच हुआ उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और फिर यह भी आपको बताएंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को इमर्जिंग एशिया कप में हराया, क्यों हराया। स्टे विद अस। ओवरऑल इट्स ए वेरी पॉजिटिव स्टार्ट फॉर पाकिस्तान और कॉम्बिनेशन के हवाले से हमें बताइएगा कि ठीक थी सारी चीज़ें या कहीं ना कहीं हमें अभी भी दुरुस्ती की ज़रूरत है। जी हसनैन, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा शानदार आगाज़ रहा है पाकिस्तान का इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। पहला ही मैच जीत लिया और गाल में श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में ही मैच जीतना बहुत मुश्किल कंडीशंस होती है। उनके स्पिनर्स आपको पता है वो किसी टीम को भी नहीं छोड़ते। तो ओवरऑल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। बैटिंग में देखें तो 200 सौद शकील और सलमान अली आगा 83 रन। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पहली इनिंग्स में इब्रार ने आउट किए, फिर दूसरी इनिंग्स में नोमान ने आउट किए और कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है। जो मेन चीज़ है जो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है इस मैच में। 18 कैचेस लिए पाकिस्तान ने, आउट ऑफ 20 विकेट्स 18 कैचेस हुए हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। एक थोड़ा सा कंसर्न मैं लाजमी इसमें शो करना चाहूँगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप पे थोड़ा सा फ्लॉज है, तो एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर है। अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहे हैं, शान मसूद फेल हो रहे हैं। अगर आप पहली इनिंग्स में 461 में से 200 रन सऊद शील के निकाल दें तो पीछे 250 रन बचते हैं। 250 रन से तो आप तो फिर तो कुछ नहीं बचता। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है कि आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप परफॉर्म करना चाहिए अगले टेस्ट मैच में। शाकिर, ये बड़ा जबरदस्त यहाँ पे पॉइंट उठाया आपने उसामा ने, और ये बताइए कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है और स्पेशली हमने पहली इनिंग्स में देखा शान ने थोड़े से फायरी रन्स किए, उसके अलावा सारे नाकाम रहे। दूसरी इनिंग्स में हम देखें तो इमाम उलग थोड़े से फायरी रहे, उन्होंने 50 जरूर की, लेकिन टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है। इसकी क्या वजह आपको लगती है और टॉप ऑर्डर स्पिनर्स का शिकार हो रही है? देखें, गाल की विकेट पे तो एक ट्रैप हमेशा श्रीलंका हर दुनिया की हर टीम के लिए बिछाती है और वो बहरहाल उनका ट्रैप है और उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान ओवर द ईयर्स T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहा है और टेस्ट क्रिकेट कम मिल रही है। और जुल्म यह है कि यही 7-8 प्लेयर हैं जो T20 भी खेल रहे होते हैं और नॉर्मली उन्हीं वो 7-8 प्लेयर जरूर किसी टेस्ट टीम का भी हिस्सा होते हैं। तो एक थोड़ा सा एक शिफ्ट लाना होता है अपनी टेक्निक में, उसमें भी शायद वक्त दरकार होता है। तो पहले इनिंग्स की निस्बत हमने देखा जिस तरह वहाँ को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, दूसरी में इमाम आए, उन्होंने डिलीवर किया टाइम पर और 50 करके वो एक अहम विक्ट्री दी। मेरा जो अपना एक कंसर्न ये है कि वो ये है कि पहला मैच एक गाल सबसे मुश्किल मैच था हमारे लिए, वो हम जीत गए तो मेरे ख्याल कोलंबो इतना मुश्किल उस तरह से नहीं होगा। फिर टीम एक तरह से एडजस्ट भी कर गई, अपनी तमाम जो उसकी जो कमियां कुताई थी उसको भी देख लिया गया, एडजस्टमेंट हो गई और दूसरी इनिंग्स में रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया हमारे टॉप ऑर्डर ने भी। थोड़ा सा जिस तरह आपने बात की दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम, तो उनको भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि जिस तरह वो 6 में से मेरे ख्याल 5 बार उनको जयसूर्या आउट कर चुके हैं, 6 बार उनका आमना सामना, तो ये बड़ा जो है वो हैरानकुन भी है और अफसोसनाक भी है। तो इस पर इनको काम करना होगा। जहाँ तक बात है इमाम की, इमाम ने हमने थोड़ा सा तनकीद की, जिसने पहले इनिंग्स में परफॉर्म नहीं किया, दूसरी इनिंग्स में वो कम बैक किया और अच्छा अपने आप को बताया कि इज़ अ प्लेयर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट अपनी जगह है, आपकी जो एक अपनी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक टैलेंटेड प्लेयर को ग्रेट प्लेयर उसकी कंसिस्टेंसी बनाती है। अगर आप ग्रेट तभी बनेंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस में और टीम आप पर रिलाई करना शुरू कर देगी तब। तो मेरा ख्याल है इस बार उन्हें सोचना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस जो छोटी छोटी उनको 50s को सेंचुरीज की तरफ लेके जाना है और सेंचुरीज को फिर साउथ शकील की तरह जो है वो लेके जाना है आपको डबल सेंचुरीज में, और कंसिस्टेंस रहना है। कंसिस्टेंसी आप में होगी तो आप ग्रेट प्लेयर बनेंगे, टीम के लिए भी आप तभी आप यूजफुल होंगे और अपना भी एक रिकॉर्ड बेहतर करेंगे। तो मैं ख्याल है बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह भाई ने बिल्कुल राइटली मेंशन किया कि फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहला मैच था और गाल का ट्रैप भी श्रीलंका हर दुनिया की हर टीम को वहाँ जो है वो मजबूर करती है। लेकिन हमारी अच्छी है कि हमने इस सीरीज को विनिंग एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया और इस विनिंग स्ट्रीक को हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह दूसरे मैच में। उसामा, जहाँ पे बाबर आजम की बात की जाती है तो बाबर आजम ने हमने देखा है कि बहुत अपने आप को इंप्रूव किया है और बाबर आजम ओवर द ईयर्स पहले वाइट बॉल में बहुत अच्छे थे, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी उनके रैंक्स भी बड़े अच्छे हैं। हम तो ख्वाहिश कर रहे थे कि सेंचुरी डबल सेंचुरी यहाँ पे लगा देते तो केन विलियमसन और उनके पॉइंट्स में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हर जगह पे बाबर आजम ने अपने आप को इंप्रूव किया। हम यहाँ पे तनकीद करते थे कि 2 के रन रेट से ये खेल रहे हैं, 4-5 के रन रेट से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं, तो आज हमने वो भी रन रेट मैच कर लिया। लेकिन क्या वजह है कि ये जो ट्रैप है जयसूर्या का
इससे वो नहीं निकल पा रहे। बीइंग ए क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है? क्योंकि जिस तरह हम लोग कवर करते हैं, हमें भी पता है कि इतना कोई डिफिकल्ट बॉल नहीं थे जिन बॉल पे। पहले दिन भी एज लग के पीछे कॉट एंड बॉल हो गए, उसके बाद आज वाले भी बॉल मतलब थोड़ा सा अर्ली चले गए। क्या हुआ, ये बाबर आजम के साथ गलत क्या हो रहा है? जी स्नैन, ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है बाबर आजम के लिए कि वो लेफ्ट आर्मर्स पे जरूर फंसते हैं। आपको याद होगा कि एक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी, न्यूजीलैंड यूएई आई थी, तो एक एजाज पटेल थे, ये एरर वहां से शुरू हुआ, एजाज पटेल से फंसना शुरू हुए, वहां दुनिया को पता चला कि बाबर आजम आर्म बॉल से फंसते हैं। तो साथ ही फिर एक और सीरीज आ गई श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में ही, तो वहां भी वो आउट हुए हैं प्रभात जयसूर्या से। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है, आर्म बॉल पे जरूर फंसते हैं। जब बैट्समैन के माइंड में एक बॉलर उसके लिए इश्यूज क्रिएट कर रहा है तो वो उसके माइंड में बैठा रहता है। तो नो डाउट बाबर आजम मेहनत बहुत कर रहा है और उसको अपनी वीकनेस को खत्म कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ जयसूर्या वो फिर भी उसका पीछे छोड़ नहीं रहा, कोई ना कोई बॉल ऐसे जरूर फेंकता है जिससे बाबर आजम ट्रैप हो जाते हैं। तो नो डाउट जितना बड़ा बैट्समैन है वो इस गलती को या इस एरिया ऑफ कंसर्न को जरूर दूर करेगा। अच्छा शाकिर, ये बताएं कि साउथ शकील की अब बात कर लीजिए थे, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज हमने रैप अप करना है। साउथ शकील वाज वेरी वेरी एक्सीलेंट, और साउथ शकील के साथ साथ थोड़ा सा टच कीजिएगा सलमान अली आगा की ब्रिलियंस। मतलब जब भी वो आते हैं ना, देखने में कोई इतने एलिगेंट हैं, लेकिन इतनी ब्रेवरी से आज भी वो आए और एक गेंद पे जब हमें बाउंड्री दरकार थी, बाउंड्री मारी और चले गए और मैच जीत गए। देखिए इस सारी गेम को अगर साउथ शकील निकाल लें तो कुछ बचता ही नहीं है। साउथ शकील का ही टोटली इट वाज साउथ शकील वर्सेस श्रीलंका था, और उन्होंने ज़बरदस्त एक, देखिए आप सोच भी नहीं सकते थे कि 100 पे 5 आउट हो चुके थे हमारे इनिंग्स में और हम वो 400 प्लस पे चले जाते हैं और फिर मैच भी जीत जाते हैं। काफ़ी मुश्किल एक टास्क था उनके लिए और उन्होंने ये परफॉर्मेंस इसलिए दी। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ओवर द नाइट अगर कोई कौमी टीम में आ जाता है तो उसका पता तब चलता है जब इस तरह की प्रेशर कंडीशन में होती हैं। तो साउथ शकील क्रिकेट ग्रेजुएट है, मैं इसको टर्म देता हूँ कि आपकी प्रॉपर ग्रेजुएशन हुई है। आपने अंडर 16 खेला, 19 खेला, 18 खेली, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर आप जब कॉमी टीम में आते हैं तो सारे सिस्टम से जब आप इस पूरे जो है वो चरखे से गुजर के आ रहे होते हैं तो आप फिर कुंदन बन के आते हैं, और वही हमें इसका फ़ायदा हुआ। पहला उनका टेस्ट था ओवरसीज़ बाहर जाकर, और पहले मैच में जो है वो आप डबल सेंचुरी करते हैं और फिर टॉप रन गेटर में भी हैं जो पहले 5 मैचेस में उन्होंने बनाए। तो ये उस लड़के के अंदर जो एक टैलेंट कूट के भरा हुआ है, उसने उसका इजहार भी किया है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की जो एक नेपोटिज्म आ जाता है बाज़-औक़ात और पसंद नापसंद आ जाती है और एक आध थोड़ा सा कहीं वीकनेस आ जाए किसी प्लेयर में, इस तरह के टैलेंटेड प्लेयर में, तो उसको फिर हमें देखना पड़ता है कि बड़े दूर तक कहीं उसको ले जाते हैं। तो इस तरह की किसी चीज़ का शिकार ना हो, परफॉर्म करे, कंसिस्टेंट रहे और एक आज़ादाना माहौल उसको दिया जाए जिससे वो अपनी नेचुरल क्रिकेट खेले, तो एक बहुत बड़ा असासा बनेगा पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में। आप काफ़ी अरसे से स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी, मुझे ये भी बता दें कि वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैव मेनी फादर्स। सो आजकल मोहम्मद वसीम भी आपके जो दोस्त हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर, वो भी पिक्चर लगाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं सरफराज ने बड़ा सपोर्ट किया, बाज़ लोग कहते हैं राशिद लतीफ़ ने, तो वो इज द मैन गाय बिहाइंड। सरफराज को तो सपोर्ट करते मैंने देखा है। सरफराज को यहाँ पिंडी में भी नेट्स पे हम जाते थे तो यहाँ भी सरफराज ने सिर्फ इसको नहीं, सरफराज जो भी आया सपोर्ट किया, ये सारी टीम सरफराज है ही कोई एक अलग मखलूक है। मैं आप बताऊं, इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन जब उसको अगर आप यंगस्टर के साथ एंगेज होता आप देखें, नॉट ग्राउंड, आप प्रैक्टिस सेशन में खास करके तो देखें, तो वो लगता है, और उसने हमेशा इसको एतमाद दिया। इवन एक मीडिया मैनेजर है हमारे दोस्त, उन्होंने लिखा भी, कहीं मैंने पढ़ा कि सरफराज की जो परफॉर्मेंस थी और उसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तो उसने कहा मुझे छोड़ो, इस लड़के को ले जाओ, इसमें बड़ा टैलेंट है, ये फ्यूचर का स्टार है, और उन्होंने अपनी जगह पर, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और इस तरह के लेजेंड का एक नए लड़के को अगर एतमाद मिल जाए, उसकी गाइडेंस मिल जाए, तो बिल्कुल उसका जो सालों का सफ़र होता है वो हफ्तों में तय हो जाता है, और ये बड़ी ब्रिलियंस है। और मोहम्मद वसीम को भी क्रेडिट देंगे, उन्होंने भी बार बार उनको मौके दिए, सेलेक्ट किया, तो एज ए चीफ सेलेक्टर उनको जरूर क्रेडिट बनता है, लेकिन मेन क्रेडिट मैं बहरहाल सरफराज को देता हूँ। और फिर जो रिसेंट टीम में जिस तरह का एतमाद उसे बाबर आजम से मिल रहा है, जिस तरह की सपोर्ट बैकिंग बाबर आजम से मिल रही है, और यकीनन उसके साथ बाबर आजम के साथ उसका जो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, नेट शेयर करता है, तो वो उसके जो सलाहियतें हैं वो और निकल रही हैं। एक सवाल और निकल गया कि अगर सरफराज को आप क्रेडिट देते तो सरफराज ने उनको कोयटा ग्लैडिएटर से एक गेम भी नहीं दी। मेरा ख्याल है शायद वो T20 फॉर्मेट का उस तरह का प्लेयर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, हमें ये अब आइडेंटिफाई करने होंगे कुछ प्लेयर्स उनको चुनना है, दिस ये हमारे टेस्ट और वनडे के प्लेयर हैं, इनको T20 के फॉर्मेट से दूर रखना है।
तो तभी हम अपनी जो टेस्ट टीम अच्छी डेवलप कर सकें बाकी मुल्कों की तरह। तो मैं उसके भी हक में हूँ कि जिसका वो फॉर्मेट ही नहीं है। ठीक है, लड़कों को पैसों की जरूरत होती है, ज़ाहिर है लीग क्रिकेट में पैसा है तो क्रिकेटर्स की कमाई का जरिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए अपनी जो जेन्युइन स्टाइल है क्रिकेट का और जो जिसमें आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा सर्व कर सकते हैं कंट्री को, उसको जो है वो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसामा, आपकी तरफ आऊंगा। डू यू सेटिस्फाइड विद पेस बैटरी ऑफ पाकिस्तान? ऑल्सो स्पिन की भी मुझे बताएं। स्पिन तो पहले इनिंग्स में इतना चले नहीं, स्पेशली नुमान के ऊपर काफ़ी बात हुई थी, लेकिन पेस बैटरी के हवाले से स्पेसिफिकली मुझे जो है ना जवाब चाहिए आपका। जी हसनैन ऐसा गॉल का विकेट ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता पेसर्स को, स्पिनर्स को ज़्यादा करता है। लेकिन उसके बावजूद शाहीन शाह ने 5 आउट किए हैं पूरे मैच में, तो शाहीन शाह एक नए रिदम में नज़र आए, अच्छा लगा। फिर हसनैन को नया बॉल से जितना मूवमेंट मिलता है वो नहीं मिला, तो एक थोड़ा सा सॉरी नसीम को जो मूवमेंट मिलता है नए बॉल में वो नहीं मिला। लेकिन ये है कि कमिंग अप नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो ज़रूर इसको देखेंगे। और ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई हूँ। आप देखें पहली इनिंग्स में कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मर नहीं रहा। पहली इनिंग्स में इब्रार ने और शाहीन ने आउट किए, फिर दूसरी इनिंग्स में आप देख लें दोबारा शाहीन का पेस अभी तक इंप्रूव नहीं हो रहा। थोड़ा सा जब इंजरी से कोई एक प्लेयर आता है तो उसको रिदम आने में टाइम लगता है। अच्छा हुआ वो नेटवर्क T20 खेलने गया, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाए, लेकिन नहीं, अच्छा डिसीजन दिया कि उसको खिलाया। जितना ही खेलेगा उतना ही उसका रिदम वापस आएगा। तो ये खुशाइन बात है कि इसको खिलाया, अगला टेस्ट मैच भी खिलाएं और जितने आगे कोई प्रैक्टिस गेम भी आती है तो वो भी खिलाएं। जितना बॉलर रिदम में आएगा, जितना लॉन्ग लेंथी स्पेल करेगा, उतनी वो रिदम में वापस आएगा। ख्वातीन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। शाहीन के हवाले से मैं शाकिर से भी करूंगा और उसके अलावा नेक्स्ट सेगमेंट में जब हम आएंगे तो हम इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और आखिरी सेगमेंट है, इसमें हमने इमर्जिंग एशिया कप की बात कर ली, लेकिन मैं शॉर्टली बात करना चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, शाकिर अब्बासी से, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से बात करें। शाकिर ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी का पेस उतना इंप्रूव नहीं हो रहा, विकेटें उनको मिल रही हैं इस दफा विकेटलेस, लेकिन आखिर में आके जब पाकिस्तान को विकेट नहीं मिल रही थी, टेल को उन्होंने फारिग किया, डिसिल्वा को भी आउट किया, हम उनको भी ये क्रेडिट देना चाहते हैं, लेकिन पेस वही 130-135 पे जो है ना वो वेरी कर रहे हैं। जब तक उनका पुराना पेस नहीं आ जाता तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे शाहीन की इस टूर में शमूलियत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुझे नहीं पता किस इंटेंट के साथ उनको शामिल किया गया। जब हमारे सर पे एशिया कप है, हमारे सर पे वर्ल्ड कप है वनडे का, तो हमें कोई इतनी ज़रूरी सीरीज़ उस हवाले से नहीं। और मैं ख्याल श्रीलंकन विकेट्स पे जिस तरह की गाल की विकेट थी, फास्ट बॉलर को इतने कोई मैजिकल स्पेल भी उनके नहीं होते कि वो बड़ी तबाही मचाएंगे। ये गलती हम शाहीन के साथ पहले कर चुके हैं। फिर हमने उसको कॉस्ट किया, जो ऑस्ट्रेलिया में हमारा T20 वर्ल्ड कप था, हमने उन्हें टूर पर भेज दिया श्रीलंका भी, और फिर शायद नीदरलैंड के खिलाफ भी खिलाया और अनफिट हो गया और कास्ट किया। तो मैं ख्याल ये लोड मैनेजमेंट शाहीन की होनी चाहिए थी। अगर तो उन्होंने इसलिए शामिल किया गया कि चलो बॉलिंग करेंगे, थोड़ा रिदम पकड़ेंगे, इंजरी से वापस आ रहे हैं, थोड़ी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन कोई इस अप्रोच के साथ उन पर लोड डालना है, उनसे काम लेना है, तो वो थोड़ा उसके मैं हक में नहीं। और मैं समझता हूँ कि शाहीन ही हमारा जो है वो एशिया कप में भी और जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी मेन हमारा अटैकर होगा। तो उसको थोड़ा बचा के रखें। गैर ज़रूरी तो उस तरह के लेस इंपॉर्टेंट जो सीरीज़ हैं उनमें बेशक उन्हें बचा लिया जाए जहाँ उनका इतना नहीं है। और ये मेरा अपना ज़ाती राय है कि शाहीन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा हथियार होगा एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। तो उसके अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन उसको फोन करके एक दफा कह दीजिएगा कि सर पेस बढ़ा लें थोड़ा सा। उसामा भाई, इमर्जिंग एशिया कप की बात करते हैं। इमर्जिंग एशिया कप में 7 इंटरनेशनल प्लेयर हम लेके गए, कोई T20 खेल चुके, कोई ODI खेल चुके और कोई टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं। दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया ने, आपको पता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो एक भी इंटरनेशनल एक्सपोजर वाला नहीं था, लेकिन कल एकदम से जो है उन्होंने वन साइडेड जो है हमें मात दी है। जी हसनैन, बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान ए की एशिया इमर्जिंग एशिया कप में। और आगे बात बिल्कुल ठीक है कि 6 से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं। उनमें 3-4 बैट्समैन है, फरहान है, कामरान गुलाम है, कासिम सॉरी नहीं है, तो ओवरऑल साइम अयूब है, तो एक्सपीरियंस भी है। अब फरहान ने 48 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, उमर अली यूसुफ ने 40 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, तो इनके बैक एंड में एक्सपीरियंस जरूर है। रिसेंटली इन्होंने जिम्बाब्वे का टूर भी किया है, लेकिन न जाने ऐसा क्या हो गया कि या तो वो इंडिया वाला प्रेशर जो हमेशा होता है पाकिस्तान के ऊपर, प्रेशर नहीं आया, हमारे जो है ना बुजुर्गों को प्रेशर आ गया। तो ये असनैन वाकई बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है कि हमारे जितने हमारे खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस है इतना उनके प्लेयर्स के पास नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा पिच मुश्किल था, लेकिन चले मान जाए कि पिच मुश्किल था, लेकिन आप 250-100 वाला विकेट तो वो था, 2-3 लड़के तो ऐसे सेट होकर आउट हुए हैं, आराम से पाकिस्तान 250 रन कर सकता था। लेकिन ओवरऑल ये एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है। शाकिर, आलिया रशीद की भी मैं ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने कहा जी कि इट्स बेसिकली a process
बिहाइंड द टीम, जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनकी क्रिकेट है इंडिया की, और जिस तरह वो अपने बच्चों को मैच्योर करते हैं, जिस तरह की उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, ये उसका जो है ना शाखसाना हमने देखा है कल। इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है उनकी टीम में कोई डेब्यू वाला प्लेयर नहीं था, लेकिन आप आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से किसी तरह से भी कम नहीं समझ करार दे सकते। आईपीएल जब खेल रहा होता है कोई लड़का तो उसको दुनिया भर के टॉप प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, और बड़ी प्रेशर गेम्स में वो खेलते हैं। तो उनकी मेच्योरिटी ठीक है, उनके एक बैज नहीं लगा हुआ एज आ इंटरनेशनल प्लेयर, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहरहाल उनकी टीम इतनी उस तरह से कमजोर नहीं थी जिस तरह की हम स्टैट्स में लग रहे हैं। आईपीएल जो है वो बड़ा एक मजबूत इवेंट होता है और बड़ा ग्रूम करने का मौका मिलता है वहाँ क्रिकेटर्स को। लेकिन जिस तरह भाई ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में बहरहाल वो प्रेशर भी होता है, और ये प्रेशर पाकिस्तानियों के लिए कम होना चाहिए था, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी 7-8 लड़के हैं, आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उस प्रेशर को हैंडल करना ही असल गेम होती है। जब आपको इतना एक्सपोजर दे दिया गया, आपने दुनिया भर में जाके पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर लिया और एक इमर्जिंग कप में आपको भेजा जाता, तो आपको तो खा जाना चाहिए था अगली टीम को प्रेशर के हवाले से। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट है इस हवाले से भी इस इवेंट का। होपफुली कि इससे जल्दी रिकवर करेंगे। पाकिस्तान इंडिया में से कोई भी टीम जब एक दूसरे से हार जाती है तो थोड़ा एक ट्रॉमा में भी चली जाती है। तो जो भी हमारे साथ मैनेजमेंट वहाँ साथ है, लड़कों को बैकअप करें। बहरहाल हार जीत लगी रहती है क्रिकेट में, इंडिया से हार बहरहाल हजम किसी को नहीं होती, लेकिन अभी टूर्नामेंट बड़ा पड़ा है, फिर जोड़ पड़ सकता है, बदले का मौका हो सकता है। तो इसलिए बाकी मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें, वापस कम बैक करें, स्ट्रॉन्ग कम बैक करें, और किसी नॉकआउट मैच में इंडिया से उसका बदला लें। उसामा, साइम अयूब उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, हमने देखा उनको जिम्बाब्वे में भी सीरीज मिली शाहीन के साथ, इसके अलावा वो जब नेशनल टीम में आया अफगानिस्तान के साथ भी उनको मौका मिला, वो उस तरह से रन्स नहीं कर रहे जिस तरह से वो पीएसएल में रन्स कर रहे थे। फिर साथ बताइएगा कि कासिम अकरम का कसूर क्या है? कभी तीसरे नंबर पे आते हैं, कभी 8वें पे आते हैं, कभी 6ठे पे आते हैं, कभी 7वें पे आते हैं, जहाँ पे भी आते हैं परफॉर्म करते हैं, उसके बाद भी उनको नंबर नहीं मिल सका, वो भी पाकिस्तान शाहीन में। तो ऐसे बंदे को कल हम जब नेशनल टीम में लाएंगे तो उसका क्या होगा? हसनैन, बिल्कुल सबसे पहले तो हसनैन की बात साइम अयूब की बात करना चाहूँगा। बिल्कुल स्ट्रगल ज़रूर किया है, नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, पीएसएल उनका बड़ा अच्छा गुजरा है, लेकिन जो तरीका उनको टीम में लाने के लिए आजमाया गया है, वो एक सीज़न भी पूरा नहीं खेले, उनको डायरेक्ट टीम में लाया गया। 5-6 फर्स्ट क्लास खेले सिर्फ, कोई उनका 100 नहीं है फर्स्ट क्लास में। अगर आप उनके मुकाबले में देखें तो सऊद शकील 40 फर्स्ट क्लास खेला है। देखें फ़र्क देख लें कि एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल शॉर्टकट लेके टीम में आया और ऐसा लड़का जो पूरे चैनल से आया, जिस तरह सलमान अली आगा या सऊद शकील है, आप दोनों में फ़र्क देख लें, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और साइम अयूब की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये चीज़ें जो शॉर्टकट करते हैं कि एकदम से लड़के को 1-2 अच्छी इनिंग्स में पीएसएल की 1-2 अच्छी इनिंग्स के अकॉर्डिंग आप उठा के उसको टीम में ले आते हैं, तो वो लड़के के लिए भी नुकसानदेह है और टीम के लिए भी नुकसानदेह है। तो उसके फेलियर की यही वजह है कि वो बहुत जल्दी उसको टीम में ले आए हैं। उसको एटलीस्ट 2 से 3 फुल सीजन आपको उसको फर्स्ट क्लास में दें, 4 डे में दें, उसके बाद उसको आप लेके आए टीम में। जहां रही बात कासिम अकरम की, नौजवान लड़का है, बहुत टैलेंटेड है और फ्यूचर में बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। तो पोजीशन में बिल्कुल एक्चुअली इशू ये है कि उनकी पोजीशन तो उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है, नंबर 5 नंबर 6, उनको एक ऑलराउंडर वाली पोजीशन दी हुई है जहाँ पे वो 5-6 ओवर भी करते हैं और बारी भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसा मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं हो रहे, क्योंकि आप कमरान गुलाम, उमर अली यूसुफ और हसीबुल्लाह है। तो अगर उनमें से किसी को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा तब वो ऊपर आएगा, अगर इनके होते हुए बहुत मुश्किल है। हारिस साहब हमारी टीम में जब नेशनल टीम में खेलते हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, कभी कभी ओपन भी करते हैं, यहाँ पे आके वो 6ठे 7वें में खेल रहे हैं। मैं हैरान ये हूँ कि वो कप्तान कैसे हो गए, कप्तान कैसे हो गए, अव्वल तो उनकी जगह ही नहीं बनती। मैं आपको स्टैट्स आपको शो करूं तो आप हैरान हो जाएंगे देख के, 13-14 का एवरेज है उनका फर्स्ट क्लास में, 28 का एवरेज है वनडे में। तो किस बेस पे वो पाकिस्तान शाहीन ए के कप्तान बने? तो ये थोड़ा सा लाजमी सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि जो लड़के डिजर्विंग है, जो उससे ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, आप उनको प्रायोरिटी दें कप्तानी की और प्लेइंग 11 में। बिल्कुल, इस टीम में महरान मुमताज एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे बहुत फ्यूचर स्टार लग रहा है, उसमें टैलेंट है और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी है। ये एक अच्छा फ्यूचर स्टार मुझे लग रहा है। लेकिन ये मुझे बताएं ना कि ये हारिस को आउट ऑफ नोवेयर आपने कैप्टन बना दिया, ठीक है, कासिम अकरम के हवाले से अभी बात की है, कुछ ना कुछ एक इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि रोहिल नजीर के हवाले से हमने बात की ना, तो रोहिल नजीर को कैप्टन बना दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में भेजेंगे, लेकिन उस बेचारे के साथ और मूसा खान के साथ जिन लोगों को नहीं खिलाना होता ना, उनको कैप्टन ऐसी सीरीज में बनाते हैं जहां पता उनको परफॉर्म नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है आप जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं कासिम और आरिस को इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा बढ़ गया था शायद, इसलिए वो ये उसको एज दिया। लेकिन आपको पता है कि कासिम अकरम ने ऐसे मैचेस में भी डोमेस्टिक में कैप्टनसी की है। उसामा मुझे एग्री करेंगे कि शोएब मलिक जिनमें खेलते रहे, सुपरस्टार उनके अंडर खेले, उनको ग्रूम किया गया प्रॉपर्ली। लेकिन जब जो आप एक स्क्वाड बनाते हैं जिसमें 7 से 8
पाकिस्तान जर्सी वाले लड़के हों तो वहाँ पर फिर आप एक नॉन स्टार लड़के को शायद कैप्टन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर किसी ऐसे ही लड़के को कैप्टन बनाना था जिसने पाकिस्तान, जो देखिए आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर गए हैं तो आप डोमेस्टिक खेलने वाले से बहरहाल सीनियर काउंट होते हैं, तो वो एक इशू था। मेरा ख्याल है उसी को टैकल किया गया कि एक अंडर ग्रेजुएट के सामने जो है वो आप मास्टर्स वालों को नहीं डाल सकते, तो शायद ये एक वजह है। लेकिन आरएस को उसके टैलेंट पे, उसकी एबिलिटीज़ पे तो हमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ज़रा खुद ही अपने बारे में ज़रा सोचना होगा, खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करना होगा, क्योंकि ये उसको इमरान नज़ीर बनने की कोशिश ना करे, वो कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाए। अगर उससे आप सरफराज बनने की कोशिश कर लें, आप कामरान अकमल की तरफ जो है वो थोड़ा रिजवान बनने की कोशिश करें ना, आप क्या मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो। आउट ऑफ नोवेयर वो आए भी तो सही ना, आप ठीक है, लेकिन उस लड़के में इंटेंट है, उस लड़के में टैलेंट है, इसमें आपके बैकअप में कीपर तो रोहिल नजीर थे। ठीक, रोहिल नजीर अनलकी भी रहे, अनलकी रहे, लेकिन रोहिल नजीर के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यह है कि जो उनको मौका मिलना शुरू हो गया, वहां से आकर रिजवान ने ऐसा आके हर चीज को संभाल लिया, तमाम जो मोर्चे खाली थे सारे रिजवान ने फुल कर दिए, तो वो एक अनलकी रहे। और फिर पीछे से एक पूरी लाट, जिस तरह मोइन खान के बेटा आजम खान की सूरत में भी फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं किंग्स के, रॉयल के लिए थोड़ा सा एक बैड लक होगी, उसी एकदम से उसी सिनेरियो में और भी लड़के निकला है और फिर रिजवान ने सबको ही जो है वो फारिग कर दिया आते हैं। और रिजवान के बाद बड़ा कंटेंडर बहरहाल अभी भी सरफराज अहमद ही चल रहे हैं, तो इन सारे सूरत में ज़रा मुश्किल हो रहा था कौमी टीम में जगह बनाना, क्योंकि कीपर तो एक ही खिलाना है आपने, तो उस सिनेरियो में यकीनन रॉयल के साथ इशू है। लेकिन रॉयल को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अनलकीली वो उसमें उस तरह नहीं कर सके। अच्छा उसामा, आपने बात की थी, मैंने उस वक्त आपको नहीं टोका था, आप टोकूंगा। आपने कहा जी कि फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस, ठीक है वो काउंट तो होता है, लेकिन आप देखें साई सुदर्शन को ना, बेसिकली हम उनको आईपीएल में देखते हैं, आईपीएल में वो खेलते हैं, वहाँ भी खेलते होंगे फर्स्ट क्लास, लेकिन उनका जो बेसिक उनको ऊपर लाने वाली आईपीएल है। अब वही साई सुदर्शन हमारी सुपरस्टार बॉलिंग के खिलाफ जो है वो 104 रन की इनिंग्स खेल जाते हैं, और बड़ा इजीली कल उनको देख के बड़ा मजा आ रहा था जिस तरह कि उन्होंने शॉट्स खेले, जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे थे। जी हाँ हसनैन, फ़र्क ज़रूर है, और फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि एक तरफ आपके ऐसे लड़के जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं वो आके स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान ए के लिए, और एक तरफ आप अपोजिशन में देखें तो अभिषेक शर्मा या साहिद हुसैन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको आईपीएल का एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ फ़र्क है, इंटेंट का फ़र्क है और एक्सपीरियंस का फ़र्क है। उनकी पॉजिटिव इंटेंट है, उनको ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल जर्सी की, जिस तरह का परफॉर्म करते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि उनका जो पॉजिटिविटी है वो साफ साफ नज़र आ जाती है दोनों मैच। जी जी उसामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और टेस्ट मैच के साथ हाजिर होंगे, कुछ और नई खबरें होंगी क्रिकेट के हवाले से, उस पर डिस्कशन का सिलसिला आपके साथ अगले हफ्ते जारी रखेंगे। तब तक के लिए